मिडिवल हिस्ट्री में आज देखेंगे मुगल एम्पायर को। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई और आखिरी के जो मुगल्स थे वहाँ तक। ये अपना मिडिवल को लगभग लगभग ख़त्म कर देगा। इसके अलावा कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें बचेंगी, जैसे कुछ मराठास के बारे में अपने को देखना है, और कुछ जो सिख थे उस समय के, जो सिख गुरु हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस पर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो मे बी एक क्लास और मिडिवल हिस्ट्री पर रखेंगे और ये अपना फिनिश हो जाएगा। तो आज अपने को देखना है पूरा मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग हुई थी करीब 1526। तो ये 1526 में इंपॉर्टेंट बैटल थी, बैटल ऑफ पानीपत, पहली वाली। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, उसमें बाबर जीता था। तो वहां से शुरुआत हुई मुगल एम्पायर की। सबसे पहले बाबर की बात होगी, यही फाउंडर थे, है ना, मुगल एम्पायर के पूरे। दूसरा जो बड़ी खास बात है, वो गन पाउडर का इस्तेमाल इन्होंने पहली बार इंडिया में किया था। तो ये कह सकते हैं कि चूंकि इनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी थी, इसका यूज करके ये काफी सारे एरियाज को या फिर खासकर इंडिया को ये जीत चुके थे ना। इब्राहिम लोधी को हराया था इन्होंने पहले फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। फिर राणा सांगा थे, उनको बैटल ऑफ खानवा में इन्होंने हराया था। बहुत सारी बैटल इन्होंने जीती है ना। तो मेदिनी राय जो थे चंदेरी के, उनको बैटल ऑफ चंदेरी में हराया। महमूद लोदी थे, उनको बैटल ऑफ घाघरा में हराया। और इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तुजुक है बाबरी, की लैंग्वेज थी टर्किश। तो कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल्स उन्होंने जीती वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद का इनका ये अपनी ऑटोबायोग्राफी थी। और करीब 1530 के आसपास इनकी डेथ हुई। और इनिशियली इनको आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इनकी बॉडी फिर काबुल में रखी गई। ठीक है। तो ये अपना बाबर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो अपने सामने है। तो कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल्स थी वो अपने सामने है, इनकी जो खुद की लिखी ऑटोबायोग्राफी है, और इनकी डेथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, क्योंकि इस पे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। बाबर के बाद नेक्स्ट बारी आती है हुमायूं की। तो हुमायूं ने दीन पना करके है दिल्ली में, उसे अपना सेकंड कैपिटल बनाया था। तो मेन कैपिटल ज़्यादातर दिल्ली था। कई सारे आगे भी जब लोग आएंगे तो उन्होंने कुछ कुछ अपनी सेकंड कैपिटल्स बनानी शुरू करी थी। तो हुमायूं ने दीन पना को अपना कैपिटल बनाया था। उसी समय शेर शाह सूरी जो थे, ये इन्होंने बहुत तगड़ा चैलेंज दिया था हुमायूं को। तो लगातार 2 बैटल्स में इनको हराया था हुमायूं को, जिसकी वजह से हुमायूं को इनफैक्ट छोड़ के जाना पड़ा था। तो पहला था बैटल ऑफ चौसा और दूसरा था बैटल ऑफ कन्नौज। इन 2 बैटल्स के बाद हुमायूं को छोड़ के यहाँ से जाना पड़ा था। तो लगभग लगभग 15 साल जो है उसने ऐसे ही बाहर बिताए। उसके बाद फिर वापस वो आया जीतने के लिए, किसकी मदद से? बैरम खां। ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे चल के जब अकबर की बात होगी तो वहां पर भी इनका रेफरेंस मिलेगा। तो बैरम खां की मदद से, ये इनका ट्रस्टेड ऑफिसर था, उसकी मदद से वापस ये आ पाए। और इनकी मौत करीब 1556 के आसपास हुई थी, लाइब्रेरी से गिर के। तो इस पे भी सवाल है एसएससी में कि कौन से मुगल एम्पायर के राजा थे जिनकी सीढ़ियों से गिरकर मौत हुई थी। तो हुमायूं। और इनसे जुड़ा एक है हुमायूं नामा। वो किसने लिखा था? तो उनकी सिस्टर थी गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। ये हुमायूं से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डेटा ना। तो शेर शाह सूरी ने उनको अच्छा खासा तगड़ा जो है चैलेंज दिया था। 2 बैटल्स में इनको हराया। कौन सी बैटल्स? तो पहली चौसा और कन्नौज, इन 2 बैटल्स में हराया। हुमायूं को जाना पड़ा। फिर वो बाद में आए बैरम खां की मदद से। और उनकी डेथ से रिलेटेड डेटा और उनसे जुड़ी जो किताब है वो, उसका नाम और किसने उसे लिखा है वो। हुमायूं वाला पार्ट भी अपना खत्म हुआ। ये बहुत मैं आपको शॉर्ट में बिल्कुल जो क्रीम है पूरा अपना इनसे रिलेटेड, एम्पायर से रिलेटेड, वो मैं आपको देता जा रहा हूँ। इसके अलावा आपको एक काम बस ये करते चलना है, जैसे अगर आज आप इसे मुगल एम्पायर पढ़ रहे हैं तो आज के आज ही या कल में आप इसको एक बार रीड कर लें अपनी किताब से भी। तो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी रहेगी, ये तो आपका स्केलेटन का काम कर देगा। और एक्स्ट्रा फैट जो आप अपने हिसाब से अपनी मेहनत से जमा कर सकते हो, वो आप उसमें ओवर द टाइम करते रहोगे। नेक्स्ट अकबर की बारी आती, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारे चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड। तो लगभग लगभग 14 साल की उम्र में जो है इनकी ताजपोशी हो गई थी। लेकिन किसके चूंकि माइनर थे तो किसके अंडर? बैरम खां के अंडर ये काम करते। तो उसके इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड होता है, आई थिंक रीजेंट करके होता है, कि जब कोई जो भी राजा या कोई रहता है वो केपेबल नहीं होता राजपाट संभालने के, तो उसके ऑन बिहाफ कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है, तो वो हो जाता है, इंग्लिश में रीजेंट कहते हैं। तो बैरम खां जो थे वो इनके रीजेंट थे।
इन्होंने हेमू को हराया था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने लड़ी थी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर की सेना ने लड़ी थी ना। तो बैरम खां गए थे लड़ने किससे, हेमू से, और जीते भी थे। फिर इन्होंने बहुत सारा कॉन्क्वेस्ट किया था, तो मालवा इन्होंने जीत लिया था, बाज बहादुर को हराया था। यहाँ पे मांडव करके एक जगह है, तो वो भी फेमस है। फिर रानी दुर्गावती, आज के जबलपुर साइड का जो रीजन है, गोंड रीजन बोलते हैं उसको, वहाँ की रानी थी, उनको हराया था इन्होंने। चित्तौड़ इन्होंने जीता था, रणथंबोर, कलिंजार, गुजरात, तो तमाम सारा इन्होंने अपना एम्पायर अच्छा खासा बढ़ा लिया था। जो मेवाड़ वाली जो बैटल थी उसका नाम है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ईयर इंपॉर्टेंट है, और किससे लड़ा था, तो राणा प्रताप से ये बैटल हुई थी। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है ना, हल्दी घाटी तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा भी अगर इनका देखें रीजन कितना होता था, तो कश्मीर, सिंध, असीरगढ़ करके ये सारे तमाम सारे एरियाज, मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट इनके अंडर आ गया था। तो मुगल एम्पायर अच्छा खासा एक्सपांड हो चुका था। कुछ अगर बिल्डिंग्स वगैरह की बात करें, तो बुलंद दरवाजा है, वो इन्होंने बनाया था कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी को इन्होंने बाद में चल के अपनी सेकंड कैपिटल भी बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी बना कब था, जब ये अपनी गुजरात वाली जो बैटल थी 1572, इसको जीतने के बाद उन्होंने वहां पे फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। फिर एक राल्फ फिच करके जो पहले इंग्लिशमैन थे, वो अकबर की कोर्ट में आए थे। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन इंग्लिशमैन था जो कि अकबर के अपने राजपाट के समय आया था। तो राल्फ फिच, ये एक नाम अपने लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा एबॉलिश जजिया है ना। तो जजिया एक टैक्स होता था जो कि नॉन मुस्लिम्स पर इम्पोज किया जाता था। सबसे पहले जजिया किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक। कासिम ने इंट्रोड्यूस कराया था, फिर फिरोज शाह ने लगाया था ना, उसको बिल्कुल वाइड स्प्रेड किया था। तो अकबर ने इस जजिया को हटा दिया था, उस टैक्स को उन्होंने हटा दिया था। बाद में जाके कोई और राजा आएगा, वो फिर इसको लगाएगा, और फिर ये हटाया भी जाएगा। तो ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ है ना। और सुल ए कुलिया कह सकते हैं, पीस फॉर ऑल, इस तरह का। बाद में अकबर जो है वो बहुत पीसफुल तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा डेमोक्रेटिक वो थोड़े से हो गए थे ना, कि अलग अलग जो भी प्रांत हैं उनके लोगों से संबंध वो अपने अच्छे बनाना चाहते थे। इबादत खाना वगैरह ना, उर्दू में अपना हॉल ऑफ प्रेयर होता है, ये सब उन्होंने बनाया था फतेहपुर सीकरी में। तो बहुत सारे रिलीजन्स को भी वो साध के चलते थे, किसी का डोमिनेशन वो नहीं होने देना चाहते थे। कोई बहुत ऐसा भी नहीं था कि चेंज ऑफ हार्ट हो गया हो, जस्ट सारे पॉलिटिकल रीजंस थे। फिर फॉर्मुलेटेड रिलीजियस अंडर दीन इलाही है ना, एक काइंड ऑफ अपना खुद का रिलीजन उन्होंने शुरुआत करने की कोशिश करी थी, उसका नाम था दीन इलाही। तो दीन इलाही में ये था कि जो है सारे धर्म जो है वो एक हैं, और मतलब अच्छी अच्छी बातें जितनी हो सकती हैं वो सब इसमें थी, दीन इलाही करके इन्होंने किया था। और बीरबल बहुत फेमस है क्योंकि उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया था, लिखा भी है ना, बीरबल वॉज द फर्स्ट टू एम्ब्रेस इट। तो दीन इलाही इनका खुद का चलाया हुआ काइंड ऑफ रिलीजियस था, रिलीजन था या रिलीजियस मूवमेंट था, और बीरबल बीरबल ने उस रिलीजन को एक्सेप्ट किया था। यहाँ पर भी नवरत्न आते हैं, तो इन नवरत्न में से अगर देखें तो तोदरमल हैं, अबुल फाजल है, इन्होंने अकबरनामा लिखा था ना। बीरबल को तो सब जानते ही हैं, तानसेन फेमस म्यूजिशियन थे इनके। मान सिंह इनके बहुत इंपॉर्टेंट खास जनरल थे, बहुत सारी बैटल्स भी इन्होंने लड़ी और बहुत सारे फोर्ट वगैरह भी इन्होंने बनाए। और जो ये टोडरमल है, ये इनके काइंड ऑफ कह सकते हैं कि फाइनेंशियल जो भी चीज़ें होती थी वो सारा ये देख रेख करते थे। तो फाइनेंस मिनिस्टर उनके टाइम के ये थे, टोडरमल। ये बात हुई अपने अकबर से रिलेटेड डेटा की। तो देखो तमाम सारी चीज़ें हैं इसमें, ये थोड़ा थोड़ा करके बिट्स एंड पीसेस में याद हो जाएंगी। बहुत सारा तो पता ही होगा, जैसे कि अपना हल्दी घाटी वाला फेमस है ना, हेमू वाली जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है ये बहुत फेमस है। फतेहपुर सीकरी को इन्होंने बाद में जाके अपनी सेकंड कैपिटल बनाया था। जजिया को इन्होंने एबॉलिश किया था। सती प्रथा के भी ये खिलाफ थे, तो उसका भी इन्होंने बहुत विरोध किया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अकबर से रिलेटेड हैं। और भी इनसे इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं कि किससे शादी हुई, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। तो वो आप जस्ट एक कर्सरी लुक बुक में देख लोगे तो वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, हुमायूं यहाँ पे रिपीट होगा ना, यहाँ से हुमायूं हटाते हैं। नेक्स्ट आएंगे जहांगीर। जहांगीर अगेन अकबर के बेटे थे, और ये लगभग लगभग इनका टाइम पीरियड था। जो सिख गुरु थे अर्जन देव, उनसे इनका क्यों दुश्मनी हो गई थी, क्योंकि जो जहांगीर का जो बेटा था
ना, सलीम जो था जिसको बोलते थे, तो वो इनका बागी हो गया था। तो जो गुरु अर्जन देव थे उसने उनको पनाह दी थी। इस वजह से जहांगीर इनसे बहुत खफा थे। तो ये कारण था। फिर जो सबसे बड़ा फेलर माना जाता है कि कंधार जो है वो उनसे छिन गया था ना, पर्शियन अटैक्स में। तो पर्शियन लोगों ने कंधार उनसे ले लिया था। शादी हुई थी उनकी मेहरुन निसा से, जिनके बाद में नूर जहां के नाम से भी जाना जाता है। इस वाले डेटा पे एसएससी 3 बार सवाल पूछ चुका है। पता नहीं उनको नाम में क्या पसंद है। फिर ही स्टैब्लिश जंजीर अदल एट आगरा फोर्ट। जंजीर अदल में क्या होता था कि वो जुडिशरी के लिए था, कि अगर किसी को लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है तो वो सीधा रॉयल कोर्ट में जाके अपनी बात रख सकता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जंजीर अदल का। और कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो, इन्होंने जहांगीर के कोर्ट में विजिट किया था। तो इंग्लिशमैन जो है अब यहाँ से इंट्रैक्शन धीरे धीरे शुरू हो रहा था। ये बात हुई जहांगीर की। जहांगीर के का जो बेटा था, जो सलीम था, वो था शाहजहां, है ना, जो रिवॉल्ट किया था वो सब कुछ था। तो शाहजहां जो है अहमदनगर को उन्होंने एनेक्स किया था। एनेक्स करने का क्या मतलब होता है? एनेक्स, हाँ, है ना, अपने में मिला लेना। जैसे किताब में रहता है ना एनेक्शर 1 2 3 4, तो किताब के पार्ट में उसको जोड़ देते हैं। तो अहमदनगर को जीत के उसे अपने राज में मिला लिया था। और बीजापुर और गोलकोंडा जो थे, उन्होंने उनकी लॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। कंधार इन्होंने वापस जीत लिया था ना, तो इनके पिताजी ने हार गए थे, इन्होंने वापस उसको जीता था। दो फ्रेंचमैन हैं, बर्नियर और ट्रेवनियर। तो जैसे फाहीन और वो सब लोग थे फॉरेन ट्रैवलर्स, इनके टाइम में थे बर्नियर और ट्रेवनियर। इटालियन ओरिजिन के थे ये लोग, वो इनकी कोर्ट में आए थे। तो इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स ये हो गए। ट्रैवलर्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये लोग फिर अपनी बाद में जाके जो भी इन्होंने अपना लिटरेरी वर्क किया, जो भी किताब लिखी या जो भी इन्होंने कलेक्शन बनाया, उससे इस टाइम के जो भी चीज़ें हो रही थी बहुत सारी जानकारी उसके बारे में मिलती है। जैसे ट्रैवनीर के कारण अपने को पता चलता है जो कि वो कोहिनूर था, और जो बाद में चल के एक वो पिकॉक वाला जो उनका तख्त था जो इम्पोर्टेंट, वो कहाँ गया, किसके पास गया, कौन लेके गया, वो इनके अकाउंट से अपने को देखने को मिलता है। इन्होंने उसके बारे में सारी डिटेल वगैरह लिखी थी। मोती मस्जिद का इन्होंने निर्माण किया था। ताजमहल का इन्होंने निर्माण किया था, जामा मस्जिद का और रेड फोर्ट का। तो जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम थे मुगल एम्पायर में, बहुत सारे इनके राज में हुए थे। इसी वजह से गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है इनके टाइम पीरियड को। शाहजहां ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाई थी ना, मोती मस्जिद, ताजमहल, ताजमहल तो सबको पता है, जामा मस्जिद और रेड फोर्ट। रेड फोर्ट भी शाहजहां ने ही बनाया था। तो इंपॉर्टेंट चीज़ इनसे रिलेटेड ये हो गई। नेक्स्ट है औरंगजेब। औरंगजेब की बात करें तो शाहजहां के 4 बेटे थे। तो औरंगजेब शायद तीसरे नंबर के थे, और इनका आपस में जो है राजपाट को लेके बहुत तगड़े विवाद चलते थे ना, खूब लड़ाई झगड़े भी होते थे। तो उसमें औरंगजेब जो था वो विजयी हुआ अपने सारे भाइयों को हराकर। भाई कौन कौन से थे? एक तो दारा, दारा सिको, एक शुजा करके और मुराद करके। तो दारा को अभी रिसेंट टाइम में भी बहुत रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो औरंगजेब, दारा, शुजा और मुराद, ये 4 भाई थे। इनमें से औरंगजेब जो है वो विजयी होके निकला, इस वजह से उसकी ताजपोशी हो पाई। मेवाड़ वगैरह का इसने एनेक्सेशन किया था ना, तो बहुत सारी जो लड़ाइयाँ हैं मूवीज़ वगैरह में देखी थी, सब कुछ राजपूतों से लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें, तो ये सब उनकी चल रही थी। तो राजपूत और मुगल्स बहुत जम के उस समय इनके बीच में विवाद था। 9th सिख गुरु जो थे, गुरु तेग बहादुर, उनकी भी हत्या इन्हीं के टाइम पर हुई थी। तो वहां पे 5th गुरु थे अर्जन देव, यहाँ पे 9th गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। और मुगल कॉन्क्वेस्ट रीच्ड टेरिटोरियल क्लाइमैक्स, क्योंकि ये बहुत ही मारकाट वाले व्यक्ति थे ना, तो पूरा अपना राजपाट फैला लेना चाहते थे सबको हरा के। और आयरोनिकली इनको जिंदा पीर कहा जाता था ना। जिंदा पीर, तो पीर मतलब होता है जो आपका सेंट लाइक व्यक्ति होते हैं, संत टाइप के लोग जो होते हैं। तो अब मारधाड़ भी चल रही है, संतगिरी भी चल रही है, मजे हैं इन लोग की लाइफ के। फिर इन्होंने सती प्रथा को बिल्कुल जो है उस पर रोक लगा दी थी। बीजापुर, गोलकोंडा सब इन्होंने अपने इसमें मिला लिया था। तो बीजापुर, गोलकोंडा तो ऑलरेडी इनके जो पुरखे थे उनके अंडर वो आ ही गए थे, लेकिन बाद में जो भी रिवोल्ट वोल्ट हुआ इन्होंने उसको पूरा अपने में मिला लिया कि बस हो गया, अब तो सब मेरा। जजिया इन्होंने वापस रीइम्पोज कर दिया था। तो ये जो है वो अपना जो भी रिलीजियस था उसमें बहुत रिफ्ट पैदा कर रहे थे इसकी वजह से। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बीवी का मकबरा है औरंगाबाद में, अपनी वाइफ के लिए इन्होंने वहां पे बनाया था। मोती मस्जिद विद इन रेड फोर्ट, और जामी या फिर बादशाही मस्जिद वो लाहौर में बनी है। ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट जो कंस्ट्रक्शन इन्होंने कराए थे वो हैं। ये बात हुई
औरंगजेब की। औरंगजेब ने ही अपने पिताजी को कैदी भी बना लिया था, जेल में भी इन्होंने बंद कर दिया था और पूरा राजपाट हड़प लिया था। तो सबसे स्ट्रांग जो अभी अपने मुगल एम्पायर थे लास्ट औरंगजेब माने जाते हैं। इसके बाद जितने भी एम्पायर्स आए मुगल एम्पायर में वो वीक माने जाते हैं। वो लोग जो है वीक इसलिए भी होगा क्योंकि फिर इनके टाइम पे भी फॉरेन इन्वेजन्स बहुत तगड़े शुरू होने लग गए थे और अंदर के भी जो रिवोल्ट्स थे वो होने लगे थे, या फिर कहें बहुत सारे राजा ऐसे भी थे जो कि बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं थे। इस वजह से एम्पायर का धीरे धीरे जो है खात्मा शुरू हो गया। औरंगजेब लास्ट थे जिनके बारे में बहुत सिग्निफिकेंस रखा जाता है। उसके बाद के हैं तो देखो बहुत सारे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इनके सिग्निफिकेंस नहीं है ना, कुछ काम नहीं है, कुछ ऐसा कुछ अचीवमेंट नहीं है इन लोगों की लाइफ में। तो बहादुर शाह उनके बाद आए थे, फिर जहांदर शाह थे। कुछ भी इसमें नहीं। अच्छा, इन्होंने ये किया था कि जिजिया को वापस खत्म कर दिया था। तो पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, फिर अकबर ने हटाया, फिर औरंगजेब ने लगाया, फिर जहांदर शाह ने उसको फिर हटाया। ऐसे फारूक सियार करके हैं, फिर मोहम्मद शाह थे, तो नादिर शाह, ये लोग इन्वेडर्स थे अगेन, जो अपने अफगान और टर्किश इस सारे ओरिजिन के ये लोग आने लगे थे। तो नादिर शाह एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है, इन्वेजन तगड़े इन्होंने किए थे और यही जो पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा था उसको लेके गए थे। अहमद शाह, इनके टाइम पर अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह का ये जनरल था, उसने यहाँ पे अपने हमले वगैरह शुरू कर दिए और पंजाब और मुल्तान मुगल एम्पायर से छीन लिया। फिर आलमगीर थे, इनके टाइम पर मराठाज जो है पावर गेन कर गए तो उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। शाह आलम हैं, फिर अकबर टू हैं। अकबर टू से रिलेटेड एक डेटा बस ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने टाइटल दिया था जो राजा राम मोहन राय थे उनको राजा, राजा जो उनके आगे लगता है वो इनकी वजह से लगता है। तो अकबर टू ने उनको राजा का टाइटल दिया था। और फिर सबसे आखिरी जो है बहादुर शाह टू, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो रिवोल्ट के बाद इनका नाम जरूर आता है। तो ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर हु मेड प्रीमियर ड्यूरिंग 1857 के रिवोल्ट में। और फिर इनको एग्जाइल में भेज दिया गया था, आई थिंक रंगून करके जगह थी, वहां पे इनको भेजा गया था और वहीं पर उनकी फिर बाद में डेथ हो गई थी। तो बहादुर शाह टू, कई बार बहादुर शाह जफर भी लिखते हैं तो उनके आगे जो जफर का नाम आता है, जफर उनका पेन नेम था, मतलब वो शायरी वगैरह आर्टिस्टिक वर्क में थे तो वो पेन नेम इसके उसमें अपना कविताएं वगैरह लिखा करते थे, तो जफर वहां से इसको रिफर किया जाता है। ये थे अपने लेटर मुगल्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी का कोई खास अचीवमेंट है नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि नादिर शाह का इन्वेजन, अहमद शाह अब्दाली, इनका इन्वेजन शुरू हो गया था इंडिया में और अंदर के बहुत सारे रिवोल्ट्स थे ना, मराठाज राइज कर रहे थे, उधर सिख राइज कर रहे थे, साउथ में निजाम ऑफ हैदराबाद हैं, टीपू सुल्तान, इनके जो पूर्वज थे, तमाम सारे लोग अपने अपने एरिया में इंपॉर्टेंट खड़े होने लगे थे। तो इस वजह से मुगल जो एम्पायर था उसका डिक्लाइन शुरू हुआ और नए लोग फिर ऑफकोर्स इमर्ज होने लगेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेटा है जो कि मुगल एम्पायर से रिलेटेड अपने को पता होने चाहिए। इसके ऊपर एक कर्सरी रीडिंग आपको बुक की करनी ही है, वो तो मैंडेटरी है। बस ये वाला आपका टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, है ना। रही बात इससे रिलेटेड सवालों की, तो सवाल तो देखो बहुत कुछ आ सकते हैं। अब अगर बाबर से जुड़ा अगर कोई उटपटांग सवाल आ रहा है तो मैं उसके लिए कोई तुजू के बाबरी तो नहीं पढ़ूंगा, है ना। तो वो तो अपने लिए पास पॉसिबल नहीं, ना अकबर के लिए हम अकबरनामा पढ़ेंगे ना कुछ पढ़ेंगे। तो जितना बेसिक नॉलेज अपने को चाहिए उतना देखेंगे, उटपटांग सवाल आएंगे, तुक्के लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, उसमें बिल्कुल हम लोग अपना दिमाग नहीं खपाएंगे। अब कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल देख लेते हैं जो कि अपने मुगल एम्पायर पर पूछे हुए हैं। इसके बाद होगा द डेड बॉडी ऑफ बाबर बाय हिज ओन चॉइस लाइज बरीड इन। तो इनिशियली आगरा में उनकी डेथ हुई थी, बाद में उनकी बॉडी को शिफ्ट किया गया था कहां पर? काबुल, काबुल में शिफ्ट किया गया था, करेक्ट। हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय, हुमायूं नामा किसने लिखा था? है ना, उनकी सिस्टर थी, उन्होंने लिखा था, तो गुलबदन बेगम, करेक्ट। फिर हुमायूं हैड टू रन अवे फ्रॉम इंडिया आफ्टर ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ, किस बैटल में? कन्नौज। एक चौसा की बैटल थी, दूसरी कन्नौज की थी, तो कन्नौज के बाद उनको जाना पड़ा था ना। और किससे हुई थी बैटल ये? शेर शाह सूरी। शेर शाह डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर्ड गौर इन द बैटल ऑफ, किस बैटल में? चौसा और कन्नौज था, तो यहाँ पे चौसा ही बस आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, चौसा ही होगा। हाँ, बाकी सब तो दूसरों के। द राइटर ऑफ रामचरितमानस तुलसीदास वॉज रिलेटेड टू विच रूलर, मतलब किसके टाइम पीरियड पर थे, किसके कंटेम्प्रेरी थे? अकबर के कंटेम्प्रेरी थे वो, करेक्ट।
हु वाज द फॉलोइंग हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इलिटरेट, इनमें से कौन सा राजा पढ़ा लिखा नहीं था? अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, करेक्ट। फिर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट बिटवीन, राणा प्रताप, करेक्ट, ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट है। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बायोग्राफर ऑफ अकबर, बेसिकली अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल, उनके 9 जेम्स में भी आता था, नवरत्न में भी आते थे ये। फिर दीन इलाही वाज द न्यू रिलीजन स्टार्टेड बाय, अकबर ने स्टार्ट किया था, बीरबल ने उसको एक्सेप्ट किया था। द इनोवेटर ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर वाज, ना रेवेन्यू जो भी अपने इससे रिलेटेड बात है, फाइनेंस से रिलेटेड, वो सारे मैटर डील करते थे टोडरमल, तो ऑप्शन नंबर सी। हु वाज द रीजेंट ऑफ अकबर इन हिज अर्ली डेज, ना रीजेंट मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, बैरम खान, जो उनके बिहाफ पे उस समय राजपाट संभालते थे, क्योंकि अकबर उस समय बहुत छोटे थे। विच वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ अकबर, फतेहपुर सीकरी उन्होंने अपनी सेकेंड कैपिटल बनाई थी गुजरात जीतने के बाद। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एबॉलिश्ड जिजिया, अकबर ने हटाया था, औरंगजेब ने तो बाद में जाके फिर लगा दिया था, तो हटाया था अकबर ने। फिर होम डिड अकबर डिफीट इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, हेमू को हराया था इन्होंने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी बाबर ने। हु वॉज द आर्किटेक्ट हु डिजाइन ताजमहल, ताजमहल के आर्किटेक्ट कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। द फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड हु लेफ्ट अस द एक्सपर्ट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिकॉक थ्रोन, पिकॉक थ्रोन, हाँ ट्रेविनियर, करेक्ट, ट्रेविनियर उस समय आए थे, इन्हीं की जो भी अपनी किताब या जो भी इनके लिटरेरी वर्क है उसकी वजह से पता चला है कि पिकॉक थ्रोन और जो कोहिनूर हीरा था वो कौन ले गया था। द फेमस पिकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वाज टेकन अवे इन 1739 बाय नादिर शाह, नादिर शाह लेके गया था। अहमद शाह अब्दाली उसका जनरल था, वो बाद में आया था, पहले नादिर शाह आया था, उसने हरा हरू के इनका जो भी वो बाद में जो पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा था वो नादिर शाह ले गया था। द कोड लैंग्वेज ऑफ मुगल्स वॉज, कोड लैंग्वेज क्या थी उनकी? पर्शियन थी उनकी कोड लैंग्वेज, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां, ये एसएससी का सवाल है, 3 बार पूछा है उन्होंने। मेहरुन्निसा, ऑप्शन सी। अब ये ऐसे आ जाए तो किसको पता चलेगा ना, कौन उनके बीवी बच्चे तुम्हें कौन घुसता है। फिर हु बिल्ट रेड फोर्ट, शाहजहां ने बनाया था रेड फोर्ट, ताजमहल, मोती मस्जिद जो दिल्ली की है वो सब शाहजहां ने बनाई थी। एक मोती मस्जिद है आई थिंक वो आगरा में है, वो बनाई थी औरंगजेब ने, वो बनाई थी औरंगजेब ने। तो ये अपने सारे जीएस के सवाल जो कि इससे रिलेटेड है। अब इसमें बहुत उटपटांग सवाल बनते हैं, मतलब निहायत उल्टे सीधे सवाल है, लेकिन उनका फिर कुछ कर नहीं सकते, मतलब कैसे उसकी पढ़ाई करें, कहाँ से उसकी तैयारी करें ना, उसकी तैयारी के पीछे भागेंगे तो फिर हमारे बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे।